नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं मुकेश छाबड़ा। मुकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो और मच। मुकेश जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। जब आप माया नगरी मुंबई का सपना देखते हैं और सपना जब हिंदुस्तान के किसी छोटे शहर में रहने वाला कोई लड़का कोई लड़की जब उसके अंदर अभिनय का कीड़ा जब काटता है मुकेश जी, तब वो माया नगरी का रुख करता है। और ये कहा जाता है कि आज जो मुंबई में जिन्हें सफल कहा जाता है, जिनमें से एक आप भी हैं, उनके शुरुआती दिन जब होते हैं, जब वो स्ट्रगल भी नहीं कर रहे होते, जब वो सिर्फ सपना देखते हैं, ख्वाब देखते हैं कि माया नगरी मुंबई पहुँचे कैसे, मुंबई जाएं कैसे, वहाँ रहें कैसे, काम मिलेगा कैसे, कुछ समझ में नहीं आता है। और जब वो स्टेज 1 पर होते हैं और तब उनके जहन में ख्याल होता है, यार हमें कास्ट कौन करेगा, हम वहाँ जाएंगे, हमसे मिलेगा कौन, हम अपनी एल्बम फ़ोटो कैसे खिंचवानी, कैसे लेकर, ये तमाम सवाल होते हैं। आपकी ये जर्नी कैसे रही, पहले तो आप बताइए, फिर बाकी लोगों पर आएंगे। मेरी जर्नी भी जैसे होता है ना, हर आदमी की जर्नी स्ट्रगल से भरी होती है, मेरी भी वैसी ही थी और भगवान ने साथ दिया। अच्छा, जो सवाल मैंने बताया कि जहन में होते हैं, यही रहते हैं ना सवाल कि मुंबई जाएंगे तो कैसे मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, अब तो कौन हमसे बात करेगा, अब तो उनको पता है किससे मिलना है। हाँ। अच्छा, ये भी एक बता दें, चूंकि मुकेश छाबड़ा उन चंद कास्टिंग डायरेक्टर्स में से एक हैं जिनकी ये कोशिश होती है, चाहे वो और कुछ नाम भी अगर आप कहेंगे, राजकुमार राव जिनमें से एक नाम है, और भी फातिमा शेख वो भी एक नाम है, और भी कई हैं इसमें, विकी कौशल, हाँ, विकी कौशल, ऐसे जो जिनके बारे में कहा जाता है कि वो किसी जो फिल्मी फैमिली बैकग्राउंड होता है उससे उनका ताल्लुक नहीं होता, माया नगरी मुंबई से कोई बहुत ज़्यादा सरोकार नहीं होता, लेकिन वो दूर दराज के होते हैं और सपने देखते हैं। उनके सपने पूरे करने का अगर कोई बम्बई में अड्डा है तो उसका नाम मुकेश छाबड़ा है। तो उन सब के लिए मैं हूँ ना। हाँ। और उनका कोई नहीं है बम्बई में, तो मैं तो हूँ ना उन लोग। लेकिन कैसे आप करते हैं ये, कैसे कास्टिंग कैसे होती है? क्योंकि जो लोग हैं जो सपना देखते हैं ना, उनके मन में सबसे पहले सवाल होता है, यार कास्टिंग होती कैसे, मुझे कोई क्यों कास्ट करेगा। अनूप है, मान लीजिए अनूप के मन में आए कि यार मेरे को भी यार करना है यार कुछ, अब पता कुछ नहीं है, मैं मीडिया इंडस्ट्री से हूँ, कैसे कोई मुझे कास्ट करेगा, मुझ में क्या देखेगा? तो एक कास्टिंग डायरेक्टर क्या देखता है? कास्टिंग डायरेक्टर जो है ना, वो एक्टर नहीं देखता है, वो कैरेक्टर ढूंढता है। अच्छा। उसकी कहानी में जो किरदार, जो भी डायरेक्टर ने उसको स्क्रिप्ट दिया होता है, जो भी राइटर ने कहानी लिखा होता है, उसके अंदर जिस तरह के अलग अलग कैरेक्टर होते थे। आप दंगल देखेंगे तो 4 बच्चे कैसे होंगे, या पीकू देखेंगे, या फिर संजू देखेंगे, या डीडे देखेंगे, तिल्ले बड़े देखेंगे, सुपर 30, बजरंगी भाईजान, तमाशा, रॉकस्टार, दिल्ली क्राइम, फैमिली मैन 1, फैमिली मैन 2, तो सब में बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं। उनको कैसे ढूंढना है, कौन से रोल में कौन सा व्यक्ति सही बैठेगा, उन लोगों को हमारा ढूंढने का काम होता है। क्योंकि एक चीज़ मैंने कहीं पढ़ा था किसी किताब में, कि कोई फिल्म जब बनती है मुकेश जी, तो बनने से पहले वो सारी फिल्म डायरेक्टर के दिमाग में बन जाती है। वो सब कुछ उसे पता होता है कि मुझे स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे कैसे आगे बढ़ना है। एक कास्टिंग डायरेक्टर उस चीज़ को कैसे पकड़, आई थिंक उसके हमको उनके विजन को समझना पड़ता है कि उनको किस तरह के लोग चाहिए, वो क्या देख रहे हैं, उनका ब्रीफ क्या है, कि ये उनकी हाइट क्या है, किस तरह की एज है, किस तरह के लोग होने चाहिए, किस तरह कल्चर के बिलोंग करते हैं, कहानी कहाँ पे सेट है, कि राजस्थान में है, कि जयपुर में है, कि कश्मीर में है, कि अहमदाबाद में है, कहानी का सेट है, उसको हम देखते हैं, उसके हिसाब से कैरेक्टर को ढूंढते हैं। वो बहुत क्लियर कट हमको एक ब्रीफ दिया जाता है कि हमको इस तरह के लोग चाहिए। अब वासीपुर देखेंगे मेरे, तो उसमें सब, अब मैं इसी पर आने वाला था, क्योंकि कुछ तो फिल्में होती हैं देखिए शहरी बैकग्राउंड पर होती हैं, उनकी पिच शहर की होती है, लेकिन गैंग्स ऑफ वासेपुर तो उसकी बिल्कुल उल्टी दिशा में। उसकी कास्टिंग आपने कैसे की, क्या क्या दिमाग में था, क्योंकि बिहार की पृष्ठभूमि है। हाँ जी। और एक पुराने ज़माने में लेकर चलना है, 50 के दशक में, 60 के दशक की बात हो रही है, जो 2000 तक आती है। आई थिंक उसकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग थी। अनुराग कश्यप ने जब मुझे बोला वो फिल्म के कास्ट करने के लिए, पहली बार तो 384 लोगों को कास्ट किया था, और लगभग सब के सब नए चेहरे चाहिए थे, क्योंकि फिल्म नई थी, नया कॉन्सेप्ट था, नए लोग चाहिए थे, इतना बड़ा बजट भी नहीं। लेकिन आपने एक से बढ़कर एक नायाब हीरे निकाले, और सब के सब नायाब हीरे जो हैं अभी पूरा OTT में रूल कर रहे हैं, बॉम्बे में बहुत बड़े स्टार हैं आजकल की दुनिया में, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है उन लोगों को। चुनौतियाँ क्या रहती हैं, मतलब चूँकि देखिए कास्टिंग डायरेक्टर की नज़रों से होकर ही कोई चीज़ फाइनलाइज पास होती है, एक तरीके से कहें कि जिसे डायरेक्टर जिसको आगे जिस पर काम होता है, तो क्या चुनौती रहती है, यार यहाँ पर इसको नहीं, यार ये माइनस लग रहा है, ये थोड़ा सा प्लस, क्या आप कैसे जज कैसे करते हैं? आई थिंक जो ब्रीफ होता है ना, स्क्रिप्ट में जो रोल लिखा होता है, उसके हिसाब से हम ऑडिशन करते हैं,
तो हमको मालूम चल जाता है कि ये जो हमारा कैरेक्टर लिखा हुआ है उसमें एक्टर अच्छा बुरे की बात नहीं सोचते, हमारा कैरेक्टर जो लिखा हुआ है वो सही है या नहीं है मुझको दिखते हैं। जो ऑडिशन अगर मेरे पास 4 एक्टर हैं जो सिमिलर एज ग्रुप के हैं, सिमिलर पृष्ठभूमि के हैं, सिंगम सेम है, तो हम क्या करते हैं फिर उनको ऑडिशन करते हैं। जो ऑडिशन में जो कैरेक्टर हमारे नज़दीक होता है स्क्रिप्ट के उसको कास्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उनको ऑडिशन बहुत सही होना चाहिए, जो भी कैरेक्टर लिखा गया उसके आसपास जो जितना पहुंच जाता है ऑडिशन में उसको हम कास्ट कर देते हैं। अच्छा, माया नगरी मुंबई के बारे में अब तो चूंकि बहुत भ्रांतियां टूट इसलिए गई हैं चूंकि अब चीज़ें सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं हैं। अब OTT जैसा एक प्लेटफॉर्म है जो उसको विस्तार दे चुका है और करने के लिए बहुत कुछ है। ऐसे में बतौर कास्टिंग डायरेक्टर क्या आप लोगों का भी काम अब उस लिहाज से और बढ़ गया है, या जैसे पहले हम 2000 की बात के दशक की बात करें या 2010 तक की बात करें, अब क्या उसमें बूम भी आया है? बहुत अब ज़्यादातर लोग आ रहे हैं? बहुत लोग आ रहे हैं, क्योंकि क्या हो गया कि अभी जो है ना वो नए लोगों को वेलकम बहुत अच्छे से हुआ है। अच्छा, क्योंकि हम OTT में भी इतने सारे मौके काम हो मिल रहे रहे हैं, हैं। मौका मिल रहा है, काम बढ़ गया है, नए डायरेक्टर, नए राइटर, नए DOP, नए एडिटर, नए शोज, नए, तो कितने लोगों के लिए काम बढ़ गया, एम्प्लॉयमेंट कितना बढ़ गया है कलाकारों के लिए हर डिपार्टमेंट में। नए राइटर चाहिए इतने शोज लिखने के लिए, नए डायरेक्टर चाहिए, नए DOP चाहिए, नए एडिटर चाहिए, नए प्रोडक्शन डिज़ाइनर चाहिए, नए कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर चाहिए, तो ये सब का काम बढ़ा है। तो ये काम जो है मुझे लगता है कि 50% बढ़ गया है, और एक्चुअली तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप फिल्मों में नहीं भी लेकिन आप OTT में भी आप बहुत बड़े स्टार बन सकते हो। अब वो तो ऑब्वियस है, पूरा पंकज त्रिपाठी, जयदीप बलावत, विजय वर्मा, रसिका, जिशान, तिलोत्तमा सोम, ये सब के सब स्टार हैं। जो दिग्गज जिन्हें कलाकार कहा जाता है वो भी अब OTT की तरफ सभी, क्योंकि अब हम सब मिल गए ना और काम बढ़ गया। ऐसा नहीं है कि हम एक ही स्टार की फिल्म देख रहे हैं, अभी सभी स्टार हैं। विजय वर्मा मुकेश, आपके पास चूंकि जो नए कलाकार आते या आपने जिन नए नए लोगों को मौका आपने दिया और बाद में अब वो स्टार सुपरस्टार हैं, आपके मन में क्या ख्याल आता है? आप उन सेट लोगों के बजाय इन पर ज़्यादा फोकस करते हुए क्यों नजर आते हैं? ये बात भी कही जाती है चूंकि आपके बारे में, क्या कि मैं नए लोगों को नए लोगों को आप ज़्यादा मौका, क्योंकि उनको कोई तो मौका देने वाला चाहिए ना, कोई तो उनको भी सपोर्ट करे। और मुझे लगता है कि नए लोग, इतने सारे हमारे देश में टैलेंटेड लोग हैं, उनको कोई खींच के पुश नहीं करता है और कोई करता भी नहीं था। तो मुझे वो रास्ता बनना है कि मैं जितने ज़्यादा से ज़्यादा नए चेहरे देश में लाऊंगा उतना हमारी इंडस्ट्री के लिए भी अच्छा है, लोगों के लिए भी अच्छा है, मेरे काम के लिए अच्छा, भी अच्छा इतिहास भी थोड़ा सा पीछे अगर लेके, जैसे जॉनी वॉकर चूँकि कंडक्टर का काम करते थे और उसके बाद फिर वहाँ से गुरुदत्त साहब ने देखा और फिर आए, या महमूद बस में टॉफ़ी बेचते थे बाद में ड्राइव, तो एक दौर वो भी था, वहाँ से भी कलाकार निकल कर आ जाते थे। एक दौर आज का है, तब भी कास्टिंग होती थी, आज भी कास्टिंग होती है। चूँकि आप आज की इंडस्ट्री में हैं लेकिन पुरानी चीज़ों को भी आप समझते हैं, तब चीज़ें कैसी थी और अब चीज़ें कैसी हैं? तब मुश्किल था या अब मुश्किल है? तब सरल था या आई अब थिंक सरल है? मुश्किल तो तब भी था, अब भी है। एक्टिंग तो तब भी आपको अच्छी करनी पड़ेगी और आज भी अच्छी करनी पड़ेगी। मुश्किल तो तब भी था, लेकिन यह है कि अभी ये थोड़ा स्ट्रीमलाइन हो गया है। अब कास्टिंग डायरेक्टर के पास ऑफिसेज होते हैं, अब आपको पता है कि बम्बई उतर के आपको कहाँ जाने का है। जैसे अगर मैं आपके ऑफिस में बैठा हूँ, मुझे मालूम है कि मैं यहाँ से एयरपोर्ट से उतरूँगा तो मुझे गाड़ी पकड़ के इस ऑफिस में आना है, तो उसका ये एड्रेस है, तो मुझे पता है कि आपसे कहाँ मिलना है। सेम वे मुझसे कहाँ मिलना है या बाकी कस्टमर से, सबका अपना अपना। पहले तो मालूम नहीं था कि डायरेक्टर लोग मिलते नहीं थे, हम लोगों के ऑफिस के बाहर खड़े रहो, डायरेक्टर के बाहर खड़े रहो, कोई सिस्टम नहीं था। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि असरानी ने एक बार बताया था कि वो ऋषिकेश मुखर्जी के घर बार बार जाते थे रोल पाने के लिए, और उन्होंने कहा था घर में कुत्ता है, ये कुत्ता काट लेगा, अंदर मत आ जाना। तो एक दौर वो भी था, लेकिन अब चूंकि बहुत बदलाव आ गया है, अब वैरायटीज़ हैं, प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे हैं। एक सवाल लेकिन ये भी है, जो लोग हमें देख रहे हैं मुकेश, वो ये जानना चाहते हैं कि वो अगर नए लोग हैं, सपना देख रहे हैं, सिर्फ सपने तक है, अभी करना क्या हो सकता है, प्रतिभा भी और होती भी है बहुत। फर्स्ट स्टेप लेना पड़ता है। हाँ। क्योंकि देखो हर चीज़ की शुरुआत जो होती है ना, वो पहले तो सपने से ही होते हैं, डे ड्रीमिंग से होती है। जो हम रात को सपने देखते हैं वो बहुत कम पूरे होते हैं। जो हम दिन में सपने, जो ख्यालों में होता है ना, उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको एक्टर बनना है, जाइए थिएटर ज्वाइन कीजिए, अपने क्राफ्ट को इम्प्रूव कीजिए। और मेरा ऑफिस और बाकी कास्टिंग डायरेक्टर का ऑफिस आप सब लोगों के लिए खुला है, ओपन है। सबके अपने ऑफिस हैं, सबके इन्फॉर्मेशन, सबके पेजेस, सबके रिक्वायरमेंट हम सब ऑनलाइन डालते हैं, रिक्वायरमेंट डालते हैं। ये जो बातें मुकेश जी बता रहे हैं, ये आपके काम की है? हाँ, तो वह जाइए, हम सबका ईमेल आईडी है, हमारा ऑफिस रामनगर में है, हर जगह में ऑफिस हैं। आप जाइए, अपना ऑडिशन दीजिए, अगर आप सही है तो क्यों नहीं। हमने कितने सारे लोग बिल्कुल, ये तो एग्जाम्पल हैं, ऐसे तो इतने सारे डेलीग्राम में इतने लोग नए आए, फैमिली मैन में आए, महारानी में नए लोग आए, अभी जवान में भी नए लड़के आए, इतने तब टैलेंट आ रहे हैं। ये सब बाहर से ही आ रहा है। जो लोग पहले सोचते भी नहीं थे, उनके लिए भी रास्ते थोड़े आसान हो गए।
आप रास्ते आपके सामने खुल गए और आप उसको अच्छे से टैलेंट को करेंगे, काम करेंगे तो अच्छा होगा। अच्छा मुकेश, एक जो नए लोगों को तो मौका देना एक चीज़ है, लेकिन जो पहले से सेट हैं, जो स्थापित हो चुके हैं, उनके साथ भी क्या कुछ चुनौतियां रहती हैं? हाँ, उनको भी कैसे इंटरेस्टिंगली कास्ट करना है वो सोचना है। जैसे मतलब अब तो वो दुनिया में नहीं रहे, सचिन कौशिक जी को स्कैम में कास्ट किया था, और पुराने भी कितने लोगों को, निखिल द्विवेदी को भी उस शो में लेकर आए थे, उसमें अमजद खान था, आपके बेटे भी थे उस शो में। तो कैसे आपको उन लोगों को भी अलग तरीके से पेश करना है, वो भी आपका चैलेंज होता है, क्योंकि आप उनको सेम तरीके से कास्ट नहीं करते थे। अभी ऐसा नहीं कि उसने कॉमेडी करता है तो उस कॉमेडी में करते रहे, उनको भी कैसे घुमाना है, कैसे हाँ, क्योंकि नए ये तो तरीके से होता था सोचना ना, है। जो विलन थे वो विलन ही कॉमेडी भी करते थे वो लोग। भाई अमरीश पुरी ने कॉमेडी भी की, या पर कादर वैसे खान ने बहुत कम एक्टर थे ना, कादर खान हुआ, सब हुए, या अमरीश पुरी सर हुए, ये सब लोग के अलावा बाकी जितने भी लोग थे वो तो सेम ही कर रहे थे ना। जो विलन दिखता था विलन बनता था, ड्राइवर बनता था, चाय वाला बनता था। तो हमारी कोशिश रहती है कि जिन लोगों ने जैसे काम किए उसको भी कैसे हम लोग नए तरीके से सोच के फ्रेशली अप्रोच करें। कि अब मुझे लगता है कि अभी बहुत सारे जो सीनियर एक्टर्स हैं, मैंने नितेश भारद्वाज को, जो कृष्ण भगवान बने थे, उनको केदारनाथ में लेके आए, तो कैसे उनको भी इंटरेस्टिंगली कास्ट करना है, वो भी चैलेंज होता है पुराने लोगों का। मुझे मेरा बहुत मन है कि अवतार गिल, गुलशन ग्रोवर, राकेश बेदी, है ना, ये सब इतने लोगों को कैसे वापस ला के इंटरेस्टिंग रोल में कास्ट करूँ, वो मेरा चैलेंज है। दीपक तिजोरी, इन सबको कैसे कास्ट करूँ। एक आखिरी सवाल, इन दिनों आप क्या कर रहे हैं, कहाँ मसरूफियत है आपकी, किन लोगों को कास्ट करने की? बहुत सारी फिल्में चल रही है। नितेश तिवारी की रामायण चल रही है, हंसल मेहता का शो चल रहा है, अनुभव सिन्हा की फिल्म चल रही है, राज एंडीके का शो चल रहा है, मतलब राकेश मेहरा की फिल्म चल रही है, मतलब 15, 20, 30 फिल्में तो हमेशा चलती रहती है। बहुत सारे शोज चल रहे हैं, फैमिली मैन 3 है, फिर ये सब बहुत सारे शो लगातार जो चल रहे हैं वो लगातार बहुत बिजी है। अभी फिल्म रिलीज पे है, अभी जवानगी, अभी डंकी आएगी, या सब चल रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुकेश, बहुत खुलकर बात की है। और जो नए लोग हैं जो सिर्फ सपना देख रहे हैं, ये उनके हकीकत में बदलने का एक ज़रिया हो सकता है, एक रास्ता हो सकता है। सफ़र में मज़ा होता है, मंजिल मज़ेदार नहीं होती, इसलिए सफ़र का मज़ा लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुकेश। थैंक यू। यहाँ रुक रहे हैं लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।